नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेश सोनी आपका फिर से हमारे YouTube चैनल सोनी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है रिलेशन एंड फंक्शन, अर्थात संबंध एवं फलन। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अपन इससे संबंधित कुछ बेसिक वर्ड्स और कह सकते हैं कि कीवर्ड्स है जिन्हें डिस्कस करेंगे। तो इनमें सबसे पहले जो आता है वह है समुच्चय। समुच्चय को सेट भी कहते हैं। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है। वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, जब आप समुच्चय को व्यक्त करते हैं तो समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स के द्वारा डिनोट किया जाता है, ए बी सी इत्यादि। नेक्स्ट, जो बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए समुच्चय से संबंधित वो यह है कि जब अपन समुच्चय को व्यक्त करते हैं तो समुच्चय के जितने भी अवयव होते हैं या जो भी वस्तुएं हैं उन्हें हमें मझला कोष्ठक में लिखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि जब अपन समुच्चय में कोई भी अवयव लिखते हैं तो उसे कोमा के द्वारा पृथक करना होता है। ये समुच्चय से संबंधित कुछ एक बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जब अपन फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे अपने काम में आएंगी। इसके बाद अब इससे संबंधित मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा क्योंकि यह आगे रिलेट करेगा। तो एग्जाम्पल है कि माना एक कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1, 2 और 3, और एक अनदर सेट है बी जिसके अंदर वैल्यू है 3, 1 और 2। तो जब आप यहाँ पर देखोगे कि जो समुच्चय ए और बी है उनमें जो दिए गए अवयव है वे समान हैं, लेकिन अवयवों का जो क्रम है वह व्यवस्थित नहीं है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो समुच्चय ए और बी है वो क्या है, समान है, क्योंकि इनमें एक जैसे ही अवयव हैं। यहाँ से एक बात और निकल के आती है कि समुच्चय में अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको ध्यान में रखना है वो है हमारा क्रमित युग्म। क्रमित युग्म जिसे आप कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि क्रमित का अर्थ होता है निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम में, और युग्म का अर्थ होता है कि कम से कम कोई 2 वस्तुओं का समूह होगा। अब यहाँ पर जो वस्तुएं हैं वे क्या हैं भाई, अवयव होती हैं। तो क्रमित युग्म की यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उसे क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म
कहते हैं। अब इसी डेफिनेशन को अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जब किन्हीं दो अलग अलग समुच्चयों में अवयवों के क्रम का भी महत्व हो तो वह समुच्चय क्रमित युग्म कहलाते हैं। तो वह या वे समुच्चय क्रमित युग्म कहलाते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि जैसे आपने लिखा, इससे पहले एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा कि जो क्रमित युग्म होता है, क्रमित युग्म को व्यक्त करने के लिए छोटे कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर कि जैसे अपन बात करें, एक क्रमित युग्म ले रहे अपन a, b, जिसमें पहला अवयव है वह है स्मॉल a और दूसरा जो अवयव है वह है स्मॉल b। और यदि अपन एक और नेक्स्ट क्रमित युग्म लें b, a, तो ये जो दो अलग अलग क्रमित युग्म है ये कभी भी समान नहीं होंगे, क्योंकि पहले जो क्रमित युग्म है उसका पहला अवयव a है और दूसरे क्रमित युग्म का पहला अवयव b है। इसी प्रकार जो पहला क्रमित युग्म उसका दूसरा अवयव b है और दूसरे क्रमित युग्म का दूसरा अवयव a है। अर्थात यदि कोई दो क्रमित युग्म समान हैं तो यह तभी संभव होगा जब उनके संगत अवयव भी समान हों। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्रमित युग्म क्या होता है। कि जब वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे अपन क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म में अवयवों का क्रम का विशेष महत्व होता है, जिससे आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि a, b और b, a है वे दोनों बराबर नहीं हैं। अतः आप इससे क्लियर हो गए होगा आपको यहाँ पर ये। इसके बाद अब आप एक एग्जाम्पल और देखिए इसका। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2, 4 और 4, 2। अब इसको आप समझ सकते हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं। इसको समझने के लिए अपन इन दोनों को बिंदुओं को क्रमित युग्म है इन्हें अपन ग्राफ पे व्यक्त करते हैं। तो जब आप इन्हें ग्राफ पर व्यक्त करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार होगा कि ये एक्स एक्स और ये वाई एक्सिस 1, 2, 3 और 4। तो फर्स्ट जो हमारा क्रमित युग्म है या जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी जो वैल्यू है वो है 2, 4। तो ये जो बिंदु होगा वो यहाँ पर होगा और जो नेक्स्ट बिंदु है वो है 4, 2। तो वह यहाँ पर होगा। तो अब आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि जो दोनों बिंदु हैं वे अलग अलग स्थान पर स्थित हैं, तो ये दोनों सेम वैल्यू को डिनोट नहीं करेंगे। अतः 2, 4 जो क्रमित युग्म है वह 4, 2 के बराबर नहीं होता है। ओके, क्लियर हो गया होगा अब आपको यहाँ से। इसके बाद अब अपन देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है थर्ड, वह है कार्तीय गुणनफल।
कार्तीय गुणनफल, जिसे आप कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसके जो डेफिनेशन है वो है इस प्रकार है कि किन्हीं दो अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी के कार्तीय गुणनफल को एक रोस बी द्वारा व्यक्त किया जाता है। कार्तीय गुणनफल, अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि भी कार्तीय गुणनफल वास्तव में होता क्या है। तो कार्तीय गुणनफल है जो क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। अर्थात जब आप ए और बी से संबंधित जितने भी क्रमित युग्म उन्हें मजला कोष्ठक के मध्य लिखेंगे तो उस मजला कोष्ठक को अपन एक रोस बी के द्वारा व्यक्त करेंगे, जहां क्रमित युग्म का पहला अवयव समुच्चय ए से तथा दूसरा अवयव समुच्चय बी से लिया जाता है। ओके, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए ये डेफिनेशन कि किन्हीं दो अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी के कार्तीय गुणनफल को एक रोस बी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कार्तीय गुणनफल क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, जहां क्रमित युग्म का पहला अवयव समुच्चय, यह इंपॉर्टेंट है, पहला अवयव समुच्चय ए से और दूसरा अवयव समुच्चय बी से लिया जाता है। अब इसको और क्लियर समझने के लिए अपन इस पे एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने लिखा, मान लेते हैं अपन कि a इज इक्वल टू है a, b। एक कोई अरिक्त समुच्चय है जिसमें दो अवयव हैं और b भी एक कोई अरिक्त समुच्चय है जिसमें दो अवयव है 1, 2। तो जब आप यहाँ पर एक रोस b करेंगे तो जो पहला समुच्चय है वहाँ से अपन ने अगर a लिया तो दूसरा अवयव है वह दूसरे समुच्चय से होगा, तो यहाँ से अपन ले लेंगे 1। अब नेक्स्ट जो होगा, इस a के साथ में यहाँ से आप 2 को ले लीजिए, तो ऑर्डर्ड क्रम में होना चाहिए, तो इसलिए a के साथ एक बार 1 को लिखा, एक बार a के साथ 2 को लिखा। अब इसी प्रकार जो समुच्चय a में अवयव b है उसके साथ एक बार a आ जाएगा और एक बार 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार एक रोस b का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रोस बी में जितने भी संभव क्रमित युग्म थे उन्हें अपन ने एक मजला कोष्ठक में लिखा है। इसलिए कार्तीय गुणनफल जितने भी क्रमित युग्म होते हैं उनको मजला कोष्ठक में लिखने से प्राप्त होता है। अब आप यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि जो कार्तीय गुणनफल है, कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या, कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या वह बराबर होती है m गुणा n के, जहाँ m है वह समुच्चय a में उपस्थित अवयवों की संख्या, इसी प्रकार n है वह समुच्चय b में उपस्थित अवयवों की संख्या को व्यक्त करता है। ओके, तो यह आपको समझ में आ गया होगा कार्तीय गुणनफल क्या होता है। अब आप नेक्स्ट
जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वह है संबंध, रिलेशन। तो ये है आपका नंबर 4। तो साधारण शब्दों में यदि समझा जाए तो जो संबंध है वह कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। और यह उप समुच्चय ए व बी के अवयवों के मध्य संबंध स्थापित करने से बनता है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो आप देखोगे कि यदि समुच्चय ए में जो संबंध है उसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यदि समुच्चय ए में दिए गए किसी एक अवयव का समुच्चय बी में एक से अधिक प्रतिबिंब उपलब्ध हो तो उसे संबंध कहते हैं। यदि अपन मैपिंग की बात करें, यदि मैपिंग की बात की जाए तो इसके आधार पर जो संबंध है वह 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब ये क्या है 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, इन्हें समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे अपन कुछ एक डायग्राम बनाएं। यहाँ पर जो ये समुच्चय ए मान लेते हैं, ये समुच्चय बी है, तो समुच्चय ए में कुछ अवयव हैं और समुच्चय बी में भी कुछ अवयव हैं। ये अपन मान लेते हैं ए बी सी डी है, ये अपन मान लेते हैं 1 2 और 3 है। तो यदि ए का संबंध 1 से हो, बी का संबंध 2 से है और सी का 3 से संबंध है, तो यहाँ पर जो रिलेशन है वह 1 to 1 है। समुच्चय ए में दी गई प्रत्येक संख्या के लिए समुच्चय बी में भिन्न भिन्न अवयव उपस्थित है, तो इसे अपन कहते हैं 1 to 1 रिलेशन, 1 to 1 रिलेशन। इसके बाद यदि अपन नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो नेक्स्ट डायग्राम में अपन इस प्रकार मान लेते हैं, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। समुच्चय ए में कुछ अवयव हैं जो कि इस प्रकार हैं कि ए बी सी, और समुच्चय बी में भी अपन कुछ अवयव ले लेते हैं 1 2 3। तो यदि ए का संबंध 1 से हो, ए का संबंध 2 से हो और सी का संबंध 3 से हो, तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो समुच्चय ए है उसमें जो अवयव ए है, स्मॉल ए, उसका 1 से भी संबंध है और 2 से भी संबंध है, तो इसलिए इसे अपन 1 to many कंसीडर करेंगे। 1 to many, एक का 1 से अधिक संख्याओं से संबंध है। इसी प्रकार यदि अपन नेक्स्ट डायग्राम की ओर चलें तो नेक्स्ट डायग्राम में अपन ने 2
डायग्राम बनाया, ये समुच्चय ए के लिए, ये समुच्चय बी के लिए। तो इस यहाँ पर भी अपन कुछ एक अवयव मान लेंगे दोनों समुच्चयों में। अब मान लीजिए कि ये ले लिया अपन ने ए बी सी और डी, इन्हें डिनोट कर देते हैं 1 और 2 के द्वारा। तो जब एक का संबंध 1 से है, बी का भी इससे हो और सी और डी का संबंध भी 2 से हो, तो ये जो रिलेशन है वह है मैनी टू वन, मैनी टू वन। और इसी का आप एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये मान लीजिए आपने लिखा ए बी सी, समुच्चय ए में 3 अवयव लिए, समुच्चय बी में 1 अवयव लिया अपन ने, या 2 अवयव ले लेते हैं 1 और 2। तो यदि 1 का संबंध भी 2 से हो, बी का भी 2 से, सी का भी 2 से, तो यह जो रिलेशनशिप है वह भी क्या है, 1 to many को डिनोट करती है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि भाई जो मैपिंग है उसके आधार पर भी आप देख सकते हैं कि संबंध को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है समुच्चय ए से बी में। अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि अब यहाँ पर आप एक चीज और देखिए कि जो समुच्चय बी होता है, या फिर आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि क्रमित युग्म का जो द्वितीय अवयव होता है, द्वितीय अवयव वह प्रथम अवयव का प्रतिबिंब होता है। अर्थात यदि आपसे पूछा जाए कि इस डायग्राम की बात कर रहा हूं, यदि ए का प्रतिबिंब आपसे पूछा जाए कि भाई ए का प्रतिबिंब क्या है, तो ए का प्रतिबिंब आप देखेंगे समुच्चय बी में कि ए का जो रिलेशन है वो 1 से है, इसलिए ये होगा 1। इसी प्रकार बी का जो प्रतिबिंब है वह होगा 2। इसी प्रकार अपन देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो क्रमित युग्म बन रहा था इनसे वो था a,1, यहाँ पर जो क्रमित युग्म बन रहा था b,2। तो देखिए यहाँ पर अपन ने लिखा है कि क्रमित युग्म का द्वितीय अवयव यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 जो है वे क्या होते हैं, प्रथम अवयव के प्रतिबिंब होते हैं। तो जो 1 है वह ए का प्रतिबिंब और 2 है वह बी का प्रतिबिंब है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जो है अपना नेक्स्ट पॉइंट वह है फलन या फंक्शन। तो फलन को जब आप परिभाषित करते हैं तो फलन की जो परिभाषा दी जाती है वो इस प्रकार से है कि समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों का यदि समुच्चय बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित हो तो इसे फलन कहते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि इसकी जो परिभाषा है उसे हम इस प्रकार भी परिभाषित करते हैं कि यदि समुच्चय ए में दिए गए प्रत्येक अवयव के लिए, या यदि समुच्चय ए में दिए गए प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित हो तो उसे फलन कहते हैं।
यहाँ पर आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है वह यह है कि फलन को जब भी आप ध्यान देंगे, फलन पर जब भी अपन कंसीडर करेंगे, तो आपको सबसे पहले इस चीज पर गौर फरमाना है कि जो समुच्चय ए है उसमें दिए गए प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। जैसे यदि अपन उपरोक्त डायग्राम की बात करें, जैसे फर्स्ट जो डायग्राम था वो था कि ए का रिलेशन था 1 से, बी का रिलेशन था 2 से, सी का रिलेशन था वह था 3 से। तो यहाँ तक तो इस डेफिनेशन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। लेकिन जब आपने ये डी लिया यहाँ पर, तो जो अवयव डी है उसका आगे कोई भी प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, इस कारण यह फलन नहीं है। ओके, समझ में आ गई होगी आपको डेफिनेशन कि समुच्चय ए में दिए गए प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब उपस्थित होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो वह फलन कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल और लें, अगर अपन ए बी सी 1 2 3 ये समुच्चय ए मान लेते हैं, ये समुच्चय बी। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो आपको मिल रहा है कि जो समुच्चय ए है उसमें जितने भी अवयव है, पर दिया गया परिभाषा में प्रत्येक अवयव मतलब जितने भी अवयव है, तो ए का संबंध है 1 से है, बी का संबंध 2 से है, सी का संबंध 3 से है, तो ए के जितने भी अवयव है उन सभी का संबंध बी से है, इसलिए यह फलन है। यह इसकी सामान्य सी या सिंपल डेफिनेशन होती है। एक एग्जाम्पल और कंसीडर कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए यहाँ पर 4 अवयव हैं, ए बी सी और डी। ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, जिसमें 2 अवयव दिए हैं 1 और 2। तो यदि आप देखें कि ए का संबंध है वह 2 से है, बी का भी 2 से है, सी का भी 2 से और डी का भी 2 से, तो यहाँ पर भी ए में जितने भी अवयव दिए गए हैं उन सभी का समुच्चय बी में प्रतिबिंब उपस्थित है। तो यह भी एक फलन का एग्जाम्पल है। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इस फलन को समझने के लिए आप यह भी देख सकते हैं कि यदि समुच्चय ए के एक या एक से अधिक अवयवों के लिए केवल एक ही प्रतिबिंब हो तो उसे फलन कहा जाएगा। इसके बाद में अब अपन यहाँ पर कुछ एक चीजें और कंसीडर करते हैं। तो इसमें 2-3 टॉपिक और रह गए हैं हमारे, तो वो अपन देखते हैं। इसको क्लियर करने के लिए जो अपन टॉपिक लिख लेते हैं। पहले टॉपिक है हमारा प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे अपन समझ लेते हैं कि प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या होते हैं। तो ये अपन ने मान लिया एक समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, और ए से समुच्चय बी में एक फंक्शन डिफाइन है, वह है एफ। और ए में जो अवयव हैं वे अपन लेते हैं ए बी सी डी ई
1 2 3 4 और 5। तो देखिए यदि बात करें अपन ए की, तो मान लेते हैं ए का संबंध है 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 3 से और ई का 5 से संबंध है। तो अब इसका जो प्रांत है वह होगा, इसका जो प्रांत है वह होगा ए बी सी डी ई, अर्थात ए, समुच्चय ए। इसका जो सह प्रांत है वह होगा 1 2 3 4 और 5, अर्थात समुच्चय बी। इसी प्रकार जब आप बात करते हो परिसर की, तो परिसर को आप जब देखते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो परिसर है वह होगा 1 2 3 और 5। तो यहाँ से एक बात निकल के सामने आती है कि जो परिसर है वह उप समुच्चय होगा किसका, सह प्रांत का, या परिसर बराबर भी हो सकता है सह प्रांत के। तो इन्हें मिलाकर लिखा जा सकता है कि जो परिसर है वह या तो सह प्रांत के बराबर होगा या फिर उसका उप समुच्चय होगा। तो प्रांत की यदि आप डेफिनेशन देना चाहें तो प्रांत की डेफिनेशन होगी कि समुच्चय ए के वे सभी अवयव जिनका समुच्चय बी में संबंध हो। चूंकि यह फलन है इसलिए प्रांत वह ए ही होगा। सह प्रांत समुच्चय बी जो कंप्लीट होता है वह सह प्रांत कहलाता है। और परिसर की यदि बात की जाए तो परिसर में उन अवयवों को लिखा जाता है जिनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत अर्थात समुच्चय ए में उपस्थित हो। परिसर में शामिल की जाने वाली संख्याएं अर्थात अवयव हमेशा सह प्रांत से लिए जाते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अपन कुछ वर्ड्स काम में ले रहे हैं, जैसे कि पूर्व प्रतिबिंब और प्रतिबिंब। तो इसे और भी क्लियर से समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूर्व प्रतिबिंब होता है या प्रतिबिंब की बात करें, यदि जो प्रतिबिंब वह ए का प्रतिबिंब चित्र के अनुसार ए का संबंध वह 1 से है, इसलिए ए का प्रतिबिंब वह 1 होगा। इसी प्रकार बी का प्रतिबिंब 2 होगा, सी का प्रतिबिंब 3 होगा, डी का प्रतिबिंब भी 3 होगा एवं ई का प्रतिबिंब 5 है। इसी प्रकार जब आप बात करते हैं पूर्व प्रतिबिंब की, तो जैसा कि अपन ने परिभाषा में पढ़ा कि जो परिसर में जो संख्या शामिल की जाती है वे हमेशा सह प्रांत से ली जाती है। अर्थात यदि अपन समुच्चय बी की बात करें तो 1 का पूर्व प्रतिबिंब वह
ए होगा। इसी प्रकार 2 का पूर्व प्रतिबिंब वह बी होगा। 3 तथा 4 का 3 का पूर्व प्रतिबिंब 3 का पूर्व प्रतिबिंब सी है एवं 3 का ही पूर्व प्रतिबिंब डी है। इसी प्रकार 5 का पूर्व प्रतिबिंब ई है। और जो अवयव 4 है, 4 का कोई पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पर लिखेंगे कि यह एक रिक्त समुच्चय होगा, या फिर आप इसे फाई के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। जब अपन बात करते हैं फलनों के प्रकार की, तो यहाँ पर आप कुछ एक प्रकार देख सकते हैं, जैसे कि मापांक फलन। तो मापांक फलन की जो डेफिनेशन है वह इस प्रकार है कि यदि आप f(x) बराबर mod x लिखते हैं तो इसे अपन मापांक फलन कहते हैं। इसे अपन 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, f(x) का मान धनात्मक x होगा यदि x का मान 0 या 0 से बड़ी कोई संख्या हो। इसी प्रकार x का मान -x, f(x) की जो वैल्यू है वह -x ली जाएगी यदि x का मान वह क्या हो भाई, <0 हो। ऐसा क्यों होता है? यदि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो जैसे आपने लिखा मापांक 3, तो मापांक 3 की वैल्यू बराबर होती है 3 के, क्योंकि मापांक के अंदर जो संख्या है वह धनात्मक है। परंतु जब अपन बात करें मापांक -5 की, तो इसकी जो वैल्यू है वह भी हमें +5 प्राप्त होगी। तो यह किस प्रकार होता है? तो देखिए, आपने यहाँ पर लिखा कि जब x का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, अर्थात यदि x एक ऋणात्मक संख्या है तो उस ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बनाने के लिए हमें माइनस के चिन्ह से मल्टीप्लाई करना होता है। अतः आप इसे लिखेंगे -5। इस कारण से यह माइनस का चिन्ह यहाँ पर लिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वह है चिन्ह फलन। और यदि अपन देखें कि जो मापांक फलन है उसका डायग्राम किस प्रकार होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपन पहले एक टेबल बना लेते हैं x y। तो यदि मैं x की वैल्यू -3 लूँ तो मोड फंक्शन के कारण ये +3 होगी, -2 की वैल्यू +2 होगी, -1 की वैल्यू 1 होगी, 0 की 0, 1 की 1, 2 पर 2। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वह इस प्रकार होगा। -3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। तो जो पॉइंट्स है वे हैं -1 3 पर 3, -2 पे 2, -1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2। तो इस प्रकार हम जब इन डॉट्स को मिलाते हैं तो हमें एक वी शेप प्राप्त होती है। तो जो मापांक फलन होता है उसकी शेप वह वी शेप होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चिन्ह फलन की। जिसे
सिग्नम फंक्शन भी कहा जाता है। तो चिन्ह फलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि यदि x 0 से बड़ी कोई धनात्मक संख्या है तो उसका परिणाम 1 होगा। यदि x का मान 0 है तो y की वैल्यू भी 0 होगी, और यदि x की वैल्यू है वह लेस देन 0 हो तो y की वैल्यू है वह -1 होगी। अर्थात जब आप मान लीजिए आपने लिया x y, आपने लिया -3, तो -3 x जो है वह छोटा है 0 से, इसलिए -3 पे वैल्यू होगी -1, -2 पर वैल्यू होगी -1, -0.5 पर भी वैल्यू होगी -1, इसी प्रकार -0.1 पर भी वैल्यू होगी -1, 0 पे वैल्यू होगी 0। इसी प्रकार इसे अपन थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 पे वैल्यू होगी 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वह ग्राफ इस प्रकार का होगा। -3, 1, 2, 3, -1, +1। तो देखिए टेबल के अनुसार जब आपने वैल्यू ली -3 तो आपको वैल्यू जो आउटपुट है y की वैल्यू वह मिलेगी -1, -2 पर भी -1 पर भी -1, -0.5 पर भी -1, -0.1 पर भी -1। बट जब आप 0 की बात करते हैं तो 0 की वैल्यू होगी 0। तो इस कहने का तात्पर्य यह है कि 0 पे 0 y की वैल्यू प्राप्त हो रही है, इसलिए ये जो वैल्यूज़ है ये हमेशा ब्लैंक रहेगी। तो इस प्रकार से जो चिन्ह फलन है वह निर्मित होता है। इसके बाद लास्ट अपन डिस्कस करते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन तो महत्तम पूर्णांक फलन को f(x) इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, अर्थात जो वैल्यू है उसे बड़े कोष्ठक में लिखी जाती है। यह बड़ा कोष्ठक महत्तम पूर्णांक फलन को व्यक्त करता है। अब महत्तम पूर्णांक फलन का काम क्या होता है तो आप समझ सकते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन दी गई दशमलव संख्या को उससे छोटी पूर्णांक संख्या में बदल देता है। अर्थात महत्तम पूर्णांक फलन 1.7 की जो वैल्यू होगी वह होगी 1। 1.7 से जस्ट छोटी पूर्णांक संख्या। और यदि अपन नेक्स्ट एग्जांपल लें -2.1, तो -2.1 से छोटी जो पूर्णांक संख्या होती है वह होती है -3। इसी प्रकार एक एग्जांपल और कंसिडर कर लेते हैं, -3.9 अगर लिया जाए तो इसकी वैल्यू होगी -4,
और यदि अपन मोड में 2 ले अगर, तो इसकी वैल्यू होगी 2। ओके, धन्यवाद।